रूल। ठीक, लोकसभा से पास कब हुआ था? 22 दिसंबर, और राज्यसभा से पास हुआ था 23 दिसंबर, और ये लागू हुआ था भारत में 1 जून 1993। ये पूरे भारत में ये जो संविधान संशोधन है वो नियम के रूप में लागू हुआ था कब? 1 जून 1993, और ये लागू हुआ था लोकसभा से पास हुआ था 22 दिसंबर 1992, और ये हुआ था 1992, और 1 जून 1993 को ये नियम के रूप में अधिसूचित हो गया था। चलिए, तो इसमें जो संशोधन है, ठीक है, इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड बोला गया है, जो जितने हमारे नगर निगम वाले क्षेत्र हैं या जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया वो है स्थानीय नगरीय निकाय। ठीक, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये जो स्पेसिफिक शब्द है वो यूज़ किया गया है किसमें? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसको याद रखें। ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग अपने जो नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? 3 प्रकार के हैं। एक तो क्या होता है? नगर पंचायत, सबसे निचले लेवल पे, फिर बीच में क्या होता है? नगर पालिक परिषद, और फिर लास्ट में क्या आता है? नगर निगम या नगर पालिक निगम। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? अर्बन लोकल गवर्नमेंट की स्थानीय नगरीय निकाय। तो संविधान में ये सब नहीं लिखा हुआ, संविधान में क्या लिखा हुआ है? स्थानीय नगरीय निकाय। अब जैसे उसके लिए हमने देखा था पंचायत के लिए वो कौन सी अनुसूची में था? वो था जो है अपना पंचायत वाला जो था वो था संविधान के कौन से भाग में? 9वें भाग में था, मैंने बताया था पहली क्लास में। इसको जोड़ा गया, देखिए 9वां भाग तो हो गया, कंप्लीट हो गया, पहले खाली था तो 9th में जोड़ दिया। अब ये जो ये वाला है इसको कहाँ जोड़ा गया है? 9A। अलग से एक जो है भाग ऐड किया गया, इसका नाम क्या है? 9A। ये तो हो गया हमारा संविधान का भाग। अनुसूची कौन सी है? वो कौन सी अनुसूची में था? 11वीं अनुसूची में। ये कौन सी है? 12। और इसमें विषय कितने हैं? उसमें थे 29, इसमें कितने विषय हैं? 18। विषय एक्चुअली में विषय क्या बताता है कि इन चीज़ों के बारे में ये नियम बनाएगा, इसका कंट्रोल होगा। विषय का मतलब वही है। ठीक है, पंचायत में कितने थे? 29, यहाँ पे है 18। उसकी अनुसूची 11 था, इसका है 12, उसका भाग था 9वां, इसका भाग है 9। अब देखिए इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो हमने पंचायत था उसकी हिस्ट्री में तो देखा, उसका जो सपना था वो किसका सपना था? महात्मा गांधी का। तो ये नगर निगम वाला किसका सपना रहा होगा? पहले के ज़माने में नगर थे क्या? थे, लेकिन बहुत कम थे। तो जो गांधी जी हैं वो ग्राम पंचायत की संरचना के बारे में उसके बारे में बात करते हैं। नगरों के बारे में उतना किसी ने, भारतीयों ने नहीं सोचा। ठीक है, तो उसके बारे में सोचा किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अगर इसके इतिहास में देखें, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, बाकी CGPC में नहीं आया, बाकी सारे पेपर में आ चुका है। लॉर्ड रिपन, एक वायसराय थे कौन? लॉर्ड रिपन। इनको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया ये कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय निकायों, जो स्थानीय निकाय हैं भारत में, उनका जो जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। इसको याद रखिए। और एक था 1935 का एक्ट जो था, उसमें ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय निकाय हैं, इसको किसके अंदर रखा गया था? जो राज्य का विषय है। ठीक है, और हमारा जो संविधान का बहुत सारा फीचर है वो किससे लिया गया है? 1935 से। तो सेम इसी की तरह ही जो अभी हमारा संविधान, ये तो कौन से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 1935 के एक्ट की। उसमें क्या बोला था? जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो किसका विषय था? राज्य का विषय था। सेम उसी का जो है उसी का अनुसरण करते हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी जो पंचायती राज सिस्टम है और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो किसका विषय है? राज्य का विषय है। मतलब इस पर जितने भी नियम बना सकती है वो राज्य सरकार अपने मन से बना सकती है। और इसी पर फिर राज्य सरकार ने 2 नियम बनाए। एक है छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 और छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956। ठीक, ये किसने बनाए थे? उस समय छत्तीसगढ़ था क्या? नहीं। तो ये किसने बनाए थे? मध्य प्रदेश ने अपने लिए। बाद में हमने सेम उसी को अपने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। कब से? 1 नवंबर 2000 से, जब से राज्य बना है। तो वो एक्ट जो है वो वही चलता है। कौन सा? ये पहले था जो MP का था मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, उसको हमने चेंज करके क्या बोल दिया? छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, और सेम वैसे छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956। तो यही जो दोनों एक्ट हैं ये हमारे इसमें छत्तीसगढ़ में जो नगर निगम है, नगर पालिक परिषद है और नगर पंचायत है, उन तीनों के बारे में जो वो है प्रोविजन है वो किस में दिया गया है? इन दोनों। ठीक है, तो अगली क्लास में हमको इन्हीं सबको आगे जो है डिस्कस करना है। ठीक, अब देखिए थोड़ा संविधान में आते हैं वापस। संविधान में जो है ये जो हमारा अर्बन जो गवर्नमेंट है, जो स्थानीय निकाय है, उसके 8 प्रकार दिए गए हैं संविधान में। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन संविधान में जो है 8 प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार कौन सा है? ये तो है नगर निगम, ये जिसको हम सब लोग जानते हैं, दुर्ग में है, रायपुर में। ठीक है, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति,
ठीक, ये तो सबको पता है नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका भी पता है। ये क्या होता है? अधिसूचित क्षेत्र समिति। ये भी एक प्रकार का जो है, जैसे नगर पालिका निगम का उसका एक क्षेत्र होता है, वैसे इसका भी क्षेत्र होता है। तो सरकार अलग से जितना भी जो अभी तीव्र गति से विकसित औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ये सब लग रही हैं, उनको अलग से कभी कभी सरकार क्या करता है, अनुसूचित क्षेत्र समिति उसके लिए बनाता है। वहाँ पे नॉर्मल नगर निगम नगर पालिका काम नहीं करता, ठीक है। जैसे कोई बड़ा प्लांट है, उसके आसपास वो जो प्लांट, जैसे यहाँ पे कोई सीमेंट प्लांट, इसके आसपास पूरी कॉलोनी रहती है, यहाँ सिर्फ कौन लोग रहते हैं? इसी के लोग रहते हैं। तो ये किसी नगर निगम या नगर पालिका के अंदर नहीं आते, इनके लिए सरकार अलग से करती है। ये नहीं करती, इसके आगे एक और नाम है वो। तो इसी प्रकार से जो एरिया रहता है जहाँ पे उसको अलग से उसको जो है सरकार को लगता है कि इसका जो गवर्नेंस है हमको किसी और के हाथ में देना चाहिए, ये लोग नहीं कर पाएंगे, एरिया छोटा था, उसके लिए जो सरकार क्या बनाती है? अधिसूचित क्षेत्र समिति। इसी को बोलते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी। चौथा प्रकार है नगर क्षेत्र समिति। ये सभी छत्तीसगढ़ में है ना, बहुत अलग अलग जगह में। वो हमको और आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पता नहीं चलता, लेकिन ये भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी है, सरकार को कहीं पे लगता है कि जो है वो जहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो स्पेसिफिक किसी एक क्षेत्र में काम करते हैं, एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए सरकार अलग से क्या बनाता है? नगर क्षेत्र समिति। पांचवा है छावनी बोर्ड। ये तो मैंने पहले ही बताया था, कैंटोनमेंट बोर्ड। ये क्या होता है? बताया था, छावनी बोर्ड। नॉर्मल लोग रहते हैं क्या? नहीं, ठीक है। आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं या जो अभी वर्तमान समय में आर्मी में कार्यरत हैं, वही लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये जो है इसके बारे में स्पेसिफिक है, इसको याद रख लीजिए, ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है और इससे रिलेटेड आ सकता है। ये जो है ये किसी राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं है, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। ये किसकी रहती है? रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल में काम करती है सीधे, ठीक है। तो चाहे ये छत्तीसगढ़ में हो, चाहे कहीं पे भी हो, भारत के किसी भी हिस्से में हो, ये भले किसी राज्य के अंदर रहेगी, लेकिन इस पर डायरेक्ट नियंत्रण किसका रहेगा? डिफेंस मिनिस्ट्री का, रक्षा मंत्रालय का, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने अलग से एक एक्ट पास करके ये जो छावनी बोर्ड है उसकी स्थापना की। उसका नाम है कैंटोनमेंट एक्ट 2006। तो 2006 से पहले भारत में कोई ऐसा छावनी बोर्ड जैसा सिस्टम नहीं था। सरकार ने एक अलग से एक्ट निकाला, कैंटोनमेंट छावनी एक्ट 2006, और उसके अंदर फिर जो है छावनी बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। तो ये जो जितने भी छावनी बोर्ड हैं, इन पर जो मेन नियंत्रण है, ये किसके अनुसार काम करते हैं? कैंटोनमेंट एक्ट 2006। और डायरेक्ट नियंत्रण किसका होता है? रक्षा मंत्रालय। इसीलिए हमने एक पुराने पंचायत वाले में पढ़ा था कि यदि किसी ग्राम पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो जाता है, क्योंकि होता ही है, ठीक है। जैसे ये कोई गाँव है, ठीक है, अब ये गाँव है, हो सकता है ये जो कोई भारत की बाउंड्री है उसके आसपास हो, तो यहाँ पे अलग से सरकार ने छावनी बोर्ड बना दिया, ठीक है। और ये है गाँव, दोनों का एरिया बीच में क्लैश हो रहा है, यहाँ इसको लेकर लड़ाई हो सकती है। तो मैंने पहले बताया, इन दोनों के बीच लड़ाई होगी तो उसका निपटारा कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, ठीक है, केंद्र सरकार, क्योंकि इसका जो नियंत्रण किसके पास रहता है? रक्षा मंत्रालय का, ठीक है। इसको याद रखिए। और इसमें एक चीज़ और है कि इसका जो सीईओ होता है, किसका? छावनी बोर्ड का। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसकी नियुक्ति डायरेक्ट कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका सीईओ छोटा मोटा आदमी नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, ठीक है। जबकि ये एरिया जो है बहुत छोटा था, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के रेडियस में होगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली कि यहाँ देखो, इसका जो सीईओ है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसकी नियुक्ति भी वही करेगा और हटाए भी उसको वही, ठीक। इसलिए ये जो छावनी बोर्ड होता है उनका अलग से बाउंड्री डिफाइन होता है। और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो वो अलग से जो उसका एरिया है उसको लोग सील करके रखते हैं। अंदर आपको जाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। और जो जैसे मान लो बात, कोई ऐसा रोड आ रहा है, बहुत बार इसमें विवाद होता है, कोई ऐसा अगर यहाँ से रोड आ रहा है तो उसको छावनी बोर्ड के अंदर से जाने नहीं देंगे, आपको रोड यहाँ से घुमाना पड़ेगा नॉर्मल जनता, ठीक है। तो अभी कई बार जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो है लोग अपील कर चुके हैं कि जो छावनी बोर्ड है इंडिया में बहुत सारी जगह में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो रास्ते हैं उनको ये रोक के रखी हुई है, तो हमको अंदर से निकालने का बोलो, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है क्या बोलती है कि इसके अलग से एक्ट बनाए, तो आपको चेंज करना है तो उस एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो छावनी बोर्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल बॉडी है। फिर देखिए छठवां टाउनशिप। ये भी क्या होता है? छोटा सा वो है, क्या नाम है, एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई उद्योग है, उद्योग के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है? टाउनशिप। जैसे जितने भी प्लांट है, बीएसपी है, बीएसपी का टाउनशिप अलग है, अंबुजा कोई सीमेंट है उसका टाउनशिप अलग होता है, ये वहाँ पे जो जामुल में एसीसी वाले का टाउनशिप है। तो यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं क्या? नहीं। एक जो वो है जो उसका प्लांट है उसके आसपास के जो लोग रहते हैं सिर्फ वही लोग रहेंगे, ठीक है। तो उनका पूरा नियंत्रण किसके पास रहेगा? टाउनशिप के पास। फिर एक 7th है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह, ठीक है। तो बंदरगाह जो रहता है उसके आसपास जो क्षेत्र है जहाँ पे बंदरगाह में काम करने वाले लोग रहते हैं, तो वो जो एरिया है वो क्या कहलाता है? पोर्ट ट्रस्ट। तो वो भी किसी नगर निगम नगर पालिका के अंदर काम नहीं करता है, उसके भी नियंत्रण के लिए सरकार ने अलग से एक ट्रस्ट या समिति बना के रखा है। तो उस पूरे एरिया का नियंत्रण किसके पास होता है? पोर्ट ट्रस्ट के पास। और लास्ट में है विशेष प्रयोजन एजेंसी, ठीक है। अब जब इतने सारे हैं, अगर इसमें से भी किसी में फिट नहीं हो रहा है और कोई किसी नए प्रकार का एरिया डेवलप हो गया, जैसे लेट सपोज अगर कहीं पे जो है जापानीज कोई कंपनी है, ठीक है, उसका कोई कहीं पे प्लांट लगे छत्तीसगढ़ में, अब वहाँ से भी लोग काम करने आएंगे, उन लोग भी कहीं पे रहना चालू कर देंगे, तो हो सकता है वो तो टाउनशिप के अंदर आ जाए। लेकिन ये जो टाउनशिप में सारे लोग रहते हैं वो कैसे? भारतीय हैं,
लेकिन वहाँ पे जो लोग कहने रहेंगे जापानीज रहेंगे, तो उनके लिए हो सकता है सरकार अलग से क्या बना दे, विशेष प्रायोजन एजेंसी, जो सिर्फ उसी एरिया के लिए अलग से काम करेगा, और वहाँ का जो सीईओ प्रेसिडेंट सब कौन होगा, जापानीज होगा। ठीक है, तो अगर इसमें से किसी फिट नहीं होता है तो लास्ट में सरकार अलग से क्या बना देगा, विशेष प्रायोजन समिति। तो ये 8 प्रकार का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से बताया गया है कि इतने प्रकार का जो है वो हमारा ये जो सिस्टम हो सकता है किसमें, अर्बन क्षेत्र में। ठीक है, उस पर गवर्नेंस के लिए। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा काम करता है ज़्यादातर, पहला और दूसरा। ठीक है, ये सब है, लेकिन आपको बहुत छूट मिले, जैसे टाउनशिप है बीएसपी का मिलेगा, जामुल में आपको मिलेगा, छावनी बोर्ड आपको मिलेगा, बाकी पोर्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। ठीक है, तो ये पूरे भारत के लिए बात चल रहा है, छत्तीसगढ़ में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब जैसे उसमें हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राम पंचायत के लिए कब से कब था, 243 से 243 वो यहाँ तक था। वो में क्या था, ओमिशन, मतलब ग्राम पंचायत के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप निषेध है, वहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ जहाँ से खत्म हुआ है वहीं से इसकी कहानी चालू होती है। तो यहाँ पे आता है 243P। यहाँ से क्या होता है, अर्बन जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके लिए डेफिनेशन और सारा जो प्रोविजन है चालू होता है नगरीय निकाय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पी में यहाँ पर है परिभाषा, पी से परिभाषा। ठीक है, अभी तक इससे भी क्वेश्चन हमेशा ग्राम पंचायत वाले से आया है, नगरीय निकाय वाले से नहीं आया। ठीक है, लोगों ने उसको तो याद कर लिया, इसमें अभी भी ये ऐसा क्षेत्र है जिसको भी टच नहीं किया है। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार इससे क्वेश्चन आ जाए कभी। अब देखिए वहाँ पे जो वो था आरक्षण था, किसमें था, 243D में था। यहाँ पर आरक्षण है 243T। ठीक है, नगरीय निकाय में आरक्षण है 243T में, पंचायत के लिए किसमें था, 243D। सेम वैसे वहाँ पर जो कार्यकाल था किसमें था, पंचायतों का कार्यकाल किसमें, ई से मैंने बताया था, ई से ईयर। ठीक है, और यहाँ पर कार्यकाल है 243U। उसको पेयर में याद रखिएगा तो जल्दी याद होगा, अलग अलग से याद करोगे तो फिर इसको अलग याद करना पड़ेगा। इसमें आरक्षण टी में, उसमें डी में, इसमें जो कार्यकाल ई में, इसमें यू में। फिर उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो किसमें था, निर्हरताएं किसमें था, 243 एफ से फेलियर, बताया था मैंने, एफ से फेलियर। तो वहाँ जो डिस्क्वालिफिकेशन था पंचायत के जो मेंबर है, अध्यक्ष उसका, यहाँ पर ये है वी। फिर वहाँ पे अंकेक्षण किसमें था या ऑडिट किसमें था, ऑडिट था वहाँ 243 जे से जांच, यहाँ पर है ये वाई, सॉरी वाई नहीं, जेड। ठीक, और वहाँ पे राज्य वित्त आयोग किसमें था, 243 आई से इनकम, जो इनको पैसा देता है, यहाँ पर है ये 243 वाई। फिर वहाँ पर चुनाव किसमें था, निर्वाचन, 243 के। अब यहाँ पर Z तो आ गया, Z खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, ZA, 243 ZA। फिर वहाँ आखिरी क्या था, 243O था, इसी का नगरीय निकाय के लिए है 243 ZG, ये आखिरी है। ठीक है, तो वो जो पंचायती राज के कहाँ है, 243 से 243O, और इसका चालू होता है 243P से 243 ZG। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मैंने पहले 2 एक्ट बता दिए जिसके अंदर सब कुछ होता है। तो वो जो एक्ट है, वो जो पंचायती राज वाला जो था, हमने एक देखा था विधियों का अनुकूलन। विधियों का अनुकूलन आदेश जो पंचायती राज वाला था वो कब आया था, 18 जून 2001 को था पंचायती राज वाला। इसका मतलब विधियों का अनुकूलन क्या मतलब है, जो विधियां एमपी में थी वही सब कहाँ पे जो है वो कहाँ आ जाएंगी, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में। तो जो पंचायती राज वाला था वो आया था 18 जून 2001 को, और ये आया है 24/8/2001, 24 अगस्त 2000। ये दोनों डेट को याद रखिए। ठीक है, जो पंचायती राज वाला जो अधिनियम है उसका विधियों में अनुकूलन कब हुआ था, 18 जून 2001 को, और जो नगरीय निकाय वाला है उसका विधियों में अनुकूलन क्या हुआ है, 24/8/2000। अब ये विधियों का अनुकूलन क्या बताता है कि जो पुराना एक्ट था एमपी वाला वो एज इट इज छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा, लेकिन उसमें कब तक का, जो 30/10/2000, इसके पहले जो कुछ एमपी में चल रहा था सब कहाँ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। और 1/11/2000 के बाद एमपी वाले एक्ट में जो भी चेंज होगा वो उसका छत्तीसगढ़ में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि विधियों का अनुकूलन हमने कहाँ से किया है, 31 के बाद। अब यहाँ पे हम लोग जो चेंज करेंगे वहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे 2019 में जो लाया गया था, एक संशोधन लाया गया था, वो संशोधन क्या था कि पहले जैसे महापौर है उसका चुनाव क्या होता था, प्रत्यक्ष, इसको हमने क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष। तो ये हमने कैसे किया होगा, तो देखो ये कौन सा है, नगर निगम के अंदर आता है, और निगम के लिए हमने एक्ट कौन सा पढ़ा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956। ठीक
ठीक है। इसमें हमने संशोधन किया, कब किया? 2019 में, ठीक है। तो ये जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष उसका चुनाव किया, वो जो अधिनियम वो क्या कहलाएगा? छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। तो हम लोग असल में जो एक्ट में चेंज करते हैं वो जो सबसे पुराना वाला जो बेस एक्ट है वो क्या है? 1956, और नगर पालिक के लिए वो कौन सा है? 1961, ठीक है। तो आगे जो भी अमेंडमेंट करते हैं वो इसी वाले जो हमारा बेस एक्ट है उसी में हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाई ठीक है, चलो ये तो हमने बोल दिया कि अब नगरीय निकाय के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम लोग गांव और नगर के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उसकी असल में परिभाषा क्या है? कि आपको देख के लगे कि ये गांव है, ये शहर है, या फिर यहाँ पे हमको ग्राम पंचायत वाला लागू करना है और दुर्ग में हमको नगर निगम बनाना है, कैसे डिसाइड करेंगे? जनसंख्या। तो अगर गांव में बहुत लोग रहते हैं लेकिन सब गरीब हैं तो फिर ठीक है। देखिए पहली बात तो है ये जो डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल है वो जो अधिसूचना जारी करेगा कि कहाँ पे हमको नगरीय निकाय चलेगा, कहाँ पे नगर निगम चलेगा, कहाँ पे नगर परिषद चलेगा, कहाँ पे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, वो सब अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। मतलब डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो कौन है? राज्यपाल ही करेगा। आप और मैं, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो बहुत बड़ा शहर है लेकिन वहाँ असल में हो ग्राम पंचायत, क्यों? क्योंकि अगर इसको लग रहा है वहाँ पे ग्राम पंचायत रहना चाहिए तो वहाँ पे रहे, ठीक है। आपको और मेरे बोलने से नहीं कि वहाँ पे अच्छी सड़क है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे वो है, लोगों के पास कार है तो उससे हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जब अपना अधिसूचना जारी करते हैं तो ये बेसिक 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इसमें से अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो उस क्षेत्र को हम नगरीय निकाय के अंदर डाल देंगे, और इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर फेल होता है तो हम उसको कहाँ डाल देंगे? अपना ग्राम पंचायत वाले सेक्शन में। तो पहला तो है जनसंख्या, ठीक है, पहला जनसंख्या। लेकिन ये प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है ना। अगर हो सकता है किसी गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन सबके सब वो क्या करते हो? खेती किसानी काम करते हो, किसी के पास गाड़ी नहीं, किसी के पास साइकिल नहीं, सबके सब गरीब है, तो उसको नगर निगम बना देंगे? नहीं। तो इसलिए जनसंख्या फैक्टर है लेकिन डिसाइडिंग एकदम फैक्टर नहीं ना, प्राइमरी फैक्टर नहीं। दूसरा यहाँ पे है जनसंख्या घनत्व। ये चीज़ डिसाइड करता है शहर और गांव को अंतर। आप शहर और गांव में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको गांव में जनसंख्या घनत्व तो कम मिलेगा और शहर में ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब जैसे ही कोई गांव शहर बनने वाला है तो सबसे पहले चेंज आता है उसकी जनसंख्या घनत्व में। उसमें कम क्षेत्र में अधिक लोग रहने लगेंगे। घनत्व क्या होता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो जनसंख्या है उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो अगर कोई भी गाँव शहर में कन्वर्ट हो रहा है, संक्रमणशील है, तो सबसे पहले उसमें चेंज आता है, उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, पहला। तीसरा हो गया राजस्व प्राप्ति, ठीक है। राजस्व प्राप्ति मतलब वहाँ से जो इनकम होने वाली है वो उसमें भी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। भैया जैसे नगर निगम है उसको जो राजस्व प्राप्त होता है और कोई ग्राम पंचायत है उसको जो राजस्व जो प्राप्त होता है, दोनों में अंतर होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे जो सरकार की है राजस्व प्राप्ति बढ़ने लगती है, मतलब सरकार को समझ में आ जाता है कि ये जो क्षेत्र है वो गाँव से अब शहर की तरफ ट्रांसफर होने लगा है, ठीक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है गैर कृषि कार्य में संलग्न पुरुषों की आबादी। और ये ठीक, अगर किसी भी जगह में वहाँ पुरुषों की आबादी, महिलाओं से मतलब नहीं ना, वहाँ पे रहने वाले पुरुषों की आबादी जो है उसका 75 से ज़्यादा % खेत नहीं जाता है, कृषि कार्य नहीं करता, या तो उसका दुकान है या तो वो किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है या सरकारी नौकरी करता है, तब हमको समझ आ जाए कि ये अब क्या है? पूरी तरीके से नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कोई भी गांव अगर शहर बन रहा है तो सबसे पहले वहाँ के लोग क्या करते हैं? खेती किसानी छोड़ना चालू करते हैं। आपको दुर्ग में कोई खेती किसानी करता मिलेगा? हैं लेकिन बहुत कम है। जो इधर वाला आउटर वाला एरिया है, नकुरा वाला एरिया है, उधर है, वहाँ पे अभी भी किसान रहते हैं ना, लेकिन उनकी जनसंख्या पूरे दुर्ग में क्या है? बहुत कम है। तो जो गांव होता है वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। और अगर किसी भी क्षेत्र में जो वहाँ पुरुष है, महिलाओं से मतलब नहीं है ना, सिर्फ पुरुषों से, तो जो पुरुष हैं अगर वहाँ की 75% है उससे ज़्यादा आबादी अगर गैर कृषि कार्य कर रही है, खेत नहीं जा रही, मतलब वो क्या है? जो वो क्षेत्र है शहरी क्षेत्र में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है हो चुका है। तो ये चारों जो क्राइटेरिया है राज्यपाल ध्यान रखता है, और अगर ये चारों के चारों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उस क्षेत्र को वो ग्राम पंचायत वाले जो सिस्टम उससे निकाल के कहाँ ला देता है? नगरीय क्षेत्र में, और उसके बारे में अधिसूचना जारी कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से वो ये भी अधिसूचना जारी करेगा कि उसको निगम बनाना है, कि परिषद बनाना है, कि नगर पंचायत बनाना है, ठीक है, ठीक। तो ये जो क्राइटेरिया है इसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा वो क्या बनेगा? निगम बनेगा, उससे कम वाला परिषद बनेगा और सबसे कम वाला नगर पंचायत बनेगा, ठीक है। तो वो जो अधिसूचना है जारी करते हुए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अगले हम लोग क्लास से चालू करेंगे नगर पंचायत, ठीक है। तो फिर नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये आखिरी टॉपिक हमारा और बचेगा, ठीक है। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं।